ओरिजिनेशन ऑफ इंटरनेशनल टैक्स लॉ। तो जो इंटरनेशनल टैक्स लॉ है ये ओरिजिनेट कैसे होता है, मतलब क्या बेसिस होता है जिसके बेसिस पे जो प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल टैक्स लॉ के वो इन्फोर्स होते हैं। इंटरनेशनल टैक्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग: मल्टीलैटरल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, मतलब वो अग्रीमेंट जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व हों और जो काफ़ी तरह के हो सकते हैं। लेट्स से मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स आर देयर which are basically to govern the transaction relating to commerce between these countries. Double taxation avoidance agreement, दो countries 1 और country 2 आपस में एक डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन करती है जिसको हम टैक्स ट्रीटी या DTAA भी बोलते हैं। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट कुछ कस्टम्स बन जाते हैं, कुछ इंटरप्रिटेशन होती हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं जो एक जगह से शुरू होती है एंड धीरे धीरे पीपल ट्राई एंड अडॉप्ट देम एंड देन दे बिकम कस्टम, व्हिच मींस दैट इट बिकम्स एन एक्सेप्टेबल थिंग। जिसे हम कहते हैं ना, हमारे भी इंडिया में बहुत कस्टम्स हैं। वो कस्टम्स कैसे हुए? कुछ लोगों ने प्रैक्टिस शुरू करी, धीरे धीरे करके एवरीवन स्टार्टेड फॉलोइंग देम एंड देन इट बिकेम अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, it became an acceptable thing being done. मे बी जब शुरू में वो हुआ था people would have questioned कि ये हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट आज की डेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं मे बी वी हैवंट आस्क्ड दैट क्वेश्चन, राइट? बट बिकॉज इट इज़ अ कस्टम टू डू देम, वी डू दैट एज अ पार्ट ऑफ बीइंग अ पर्सन हु इज देयर इन द सोसाइटी। सिमिलरली इंटरनेशनल टैक्स लॉ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई। आफ्टरवर्ड उनकी एक्सेप्टेबिलिटी एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई जहां पर एवरीवन एक्सेप्टेड देम एंड दे बिकम मोर ऑफ कस्टम देन अ प्रिंसिपल। So let us understand what each one of these three means. Multilateral international agreements. Multilateral international agreements are treaties between 3 or more nations. For example, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज। वियना कन्वेंशन के बारे में हम लोग अभी काफ़ी पढ़ेंगे इन दिस प्रेजेंटेशन ओनली, बट just to come back, multilateral international agreements are the ones which are signed between 3 or more nations. These are treaties. Treaties is kind of an agreement, right? Double taxation avoidance agreement. Double taxation avoidance agreement क्या होते हैं? They are basically agreement between two countries where both of them agree that how should we tax the people who are resident. Some countries may even follow the concept of nationality of these two countries. मतलब अगर इन दोनों का आपस में, कंट्री 1 और कंट्री 2 का आपस में कोई ट्रेड है, उस ट्रेड के रिलेशन में अगर एक पर्सन है जिसको इन दोनों कंट्रीज में टैक्स देना पड़ता है, हाउ विल दे इंश्योर दैट ईदर he does not pay tax in one of these two countries, or if he has to pay tax in two countries, the overall cost for him is not something which will ask him to stop the business. अब जो ये DTAA है, ये दो तरह के होते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव, दूसरे लिमिटेड। कॉम्प्रिहेंसिव जैसे वर्ड सजेस्ट करता है, इन DTAAs में हर तरह की इनकम जो अराइज हो सकती है when transaction take place between these two states is considered. In case of limited DTAAs, उन countries के बीच में कुछ particular specific incomes को लेके ही agreement होता है. We will understand the meaning of these two slightly a little later on, including protocols to the DTAA. Protocol क्या होता है? Protocol is another understanding between these two countries as to how the provision of the treaty will be interpreted. And this protocol can be there when the treaty is entered into, or it can be entered into subsequently. Memorandum of Understanding, आपस में जब agreement किया तो एक MOU था दोनों के बीच में कि इस treaty में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, and exchange of information etc. forming part of the
DTAA। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये हम लोगों ने अभी पहले वैसे काफ़ी डिस्कस किया था ब्लैक मनी में और दूसरे प्रोविजंस में। बट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ये होता है कि मान लीजिए इंडिया में एक पर्सन था who had to pay certain taxes. Now this person just fled away from India and went to a foreign country, right? Or he student it to India, but the government realized कि इसके foreign country में कुछ asset है। इन दोनों ही केसेस में अगर इस foreign country में इसके asset हैं, इंडियन गवर्नमेंट को अगर कुछ टैक्स रिकवर करना है उसके लिए दे कैन रिक्वेस्ट दिस अदर गवर्नमेंट to provide information, and that is done through exchange of information clause which is there in the TTAA. Customary international law and general principles of law. Customary international law is the aspect of international law that is derived from customs and convention. Example, principle of law in national legal systems, judicial decisions. हो सकता है जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, इंडिया में वोडाफोन केस में इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर एक जजमेंट था कि अगर कोई इनडायरेक्ट ट्रांसफर होता है किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स का, उसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा अगर डोमेस्टिक प्रोविजंस में कोई स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है इसको डील करने का। ये डिसीजन बहुत सारी कंट्रीज ने अपने जुरिस्डिक्शन के रेफरेंस में लगाया। सो दे कुड बी जुडिशियल डिसीजन विच आर लैंडमार्क विच कैन बी अप्लाइड इन मेनी अदर कंट्रीज एंड द प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इनकी जो प्रैक्टिस है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की या जुडिशियल डिसीजंस हैं, इन सब को फॉलो करते हुए कुछ कस्टम्स क्रिएट हो जाते हैं which are also considered as good as law. Now this may be made a law by some countries. This can be referred to and applied in some cases. Double taxation and connecting factors. अब ये चीज़ भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, बट बिकॉज ये रेलेवेंट है इस इंटरप्रिटेशन के रिलेशन में, लेट अस लुक एट दिस। Taxability of a foreign entity in any country depends upon the residence of the taxpayer and the source of income. इस केस में हमने क्या किया है, हमने कहा कि हमारे पास दो कंपनीज हैं, एक फॉरेन कंपनी और एक फॉरेन कंपनी 2। ये फॉरेन कंपनी क्या करती है, एक कस्टमर है जो इंडिया में है, उसको सेल करती है कोई प्रोडक्ट। सेल आउटसाइड इंडिया कंक्लूड हो जाती है और इस कस्टमर को ये यहाँ पे शिपिंग कर देते हैं गुड की, यहाँ पर कस्टमर खुद जाके गुड छुड़वाता है और अपने पास ले आता है। एक दूसरी फॉरेन कंपनी है जो अगेन सेम प्रोडक्ट बेच रही है, बट इस फॉरेन कंपनी ने क्या किया, एक ब्रांच इंडिया में खोल ली। ये फॉरेन कंपनी गुड्स जो है अपनी कंट्री से भेजती है, ये ब्रांच यहाँ पर इसको कस्टम्स में पोर्ट में क्लियर करवाती है और फिर ये ब्रांच जो है सेल करती है इस कस्टमर को। अब दोनों केसेस में थोड़ा सा फर्क है, रेजिडेंस ऑफ द टैक्स पेयर, सोर्स ऑफ इनकम। अब इन केसेस में रेजिडेंस तो दोनों का ही आउटसाइड इंडिया है, राइट। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इस इनकम का जो सेल इंडिया में हुई है इट इज इंडिया सोर्स बिकॉज सेल हैज कंक्लूडेड इन इंडिया। जो सेल इंडिया के बाहर हुई है दैट इज सेड टू बी दैट सोर्स ऑफ इनकम इज आउटसाइड इंडिया। लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो एक वर्ड का डिफरेंस है। इफ अ कंपनी इज डूइंग बिजनेस विद अनदर कंट्री दैट इज द सोर्स कंट्री, it would be subject to tax in its home country based on its residence. इस केस में EFCO is doing business with a customer in India. With why? Because EFCO का इंडिया में कोई प्रेजेंस नहीं है, ये इंडिया के बाहर ही अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं. Everything else comes back to the customer and he does the import and everything. In the second case, what is happening is, however, if a company is doing business
इन अ होस्ट कंट्री। यहाँ पे क्या है, इसकी ब्रांच यहाँ पर है और ब्रांच बेच रही है कस्टमर को। इट मीन्स दे आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया। इट विल ऑल्सो बी टैक्स्ड इन द होस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्स। इस केस में क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम आउटसाइड इंडिया था, ये रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट था, दोनों बाहर थे, तो कोई टैक्सेशन नहीं था इंडिया में। दे वर डूइंग बिजनेस विद इंडिया। इन दिस केस he is a resident of foreign country, but because he has a branch, this branch is treated as a resident of India. If this branch is selling, then the business is being carried out in India, and therefore it can also be taxed in India. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, इंडिया ने तो टैक्स कर दिया सोर्स के बेसिस पे, बिकॉज ये फॉरेन कंपनी इंडिया के बाहर किसी कंट्री में रेजिडेंट है। जनरली रेजिडेंट की इनकम जो है वो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है, विच मीन्स कि जो प्रॉफिट इस फॉरेन कंपनी की ने इस ब्रांच के थ्रू सेल करने पे अर्न किया था, इवन दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू गेट टैक्स्ड इन दैट कंट्री। तो ये डबल टैक्सेशन हो गया, पहले इंडिया में टैक्स, फिर इंडिया के बाहर टैक्स। जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन दो तरह का होता है, एक जुरिस्डिक्शनल और दूसरा इकोनॉमिक। जुरिस्डिक्शनल में जैसे जस्ट लाइक द वर्ड सजेस्ट, देयर इज डबल टैक्सेशन बिकॉज टू जुरिस्डिक्शन आर इन्वॉल्व्ड इन टर्म्स ऑफ द टैक्सेशन। Jurisdictional double taxation takes place when tax is imposed by two or more countries. Tax किसने impose किया? Two or more than two countries as per their domestic laws in respect of the same transaction on the ground that income arises in their respective jurisdiction. मतलब इसमें दो jurisdiction involved है, दोनों टैक्स इंपोज करते हैं, कहाँ? अंडर देयर डोमेस्टिक लॉज, राइट। और दोनों का स्टैंड ये है कि जो इनकम है हमारे जुरिस्डिक्शन में अराइज हो रही है। सपोज अगेन द सेम एग्जांपल, देयर इज अ फॉरेन कंपनी व्हिच हैज अ ब्रांच इन इंडिया व्हिच सेल्स गुड्स टू सर्टेन कस्टमर्स। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड, इंडिया टैक्सेस इट because under domestic tax law of India, a branch will be treated as a taxpayer, assessee, and branch of a foreign company, the branch will be treated as an assessee because as part of the foreign company, PE. Secondly, even US, if the domestic tax laws of US provide that the income of the company will be taxable here, then it will also be taxed in USA. Company EFCO is a resident of USA and has a branch in India. Here USA would be the country of residence for EFCO, whereas India would be the country of source. India would tax the profits earned by the branch of EFCO located in India, whereas EFCO would be taxed on worldwide basis in USA, including profits of its India branch. Right? तो ये double taxation इसमें हो गया. Let's look at economic double taxation. Economic double taxation arises when a particular transaction, income or capital is taxed in two or more states in hands of different person. मतलब अगर एक पर्टिकुलर इनकम है वो टैक्स होती है दो कंट्रीज में इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट पर्सन। हम इनकम की बात करें, इवन अगर कैपिटल ट्रांजैक्शन होता है या कोई और चीज़ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन होता है, इवन दैट इज कवर्ड। अब इसके लिए एक एग्जांपल है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इंडियन कंपनी। सपोज ये कंपनी इंडिया में है, इट्स एन इंडियन कंपनी, राइट। इट डिक्लेयर्स डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर्स इन यूएस। द इंडियन कंपनी हैज टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, is taxed in the hands of the Indian company as dividend distribution tax, while the country of residence may tax it in the hands of the shareholders. ये सेम इनकम जो है कंट्री ऑफ रेजिडेंस में शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। वाई? बिकॉज वो डीडीटी के क्रेडिट को हो सकता है एक्सेप्ट करें, हो सकता है ना एक्सेप्ट करें। उनके लिए शेयर होल्डर के हाथ में अगर इनकम आती है एज डिविडेंड, तो वो शेयर होल्डर को टैक्स पे करना होता है। यहाँ पर
शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स नहीं था, कंपनी के हाथ में टैक्स था. तो व्हाट हैज हैपेंड इज द इनकम इज टैक्स्ड in 2 or more states in the hands of different person. One in the case of ICO, second in the case of shareholder. Let's move on to the next topic. Tax equity. एक basic premise international tax law का ये क्या है कि there should be equity in taxation. मतलब अगर एक transaction होता है दो लोगों के बीच में who are resident of different countries. So let's say there is an FCO which is a resident of USA and ICO is a resident of India. If there is a transaction which takes place between two people, the party to the contract, who are resident of different countries, then each of these countries, that is USA and India, should get a fair share of the revenue, fair share of tax revenue on such income. अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों जगह पे हो रही है तो दोनों को जो भी टैक्सेस इनकम पे लगता है उसका कुछ कुछ पोर्शन मिलना चाहिए. The concept of tax equity envisages that each country whose residents are party to a contract must be entitled to its fair share of revenue of taxes on such income. जो भी टैक्सेस होंगे इस इनकम पे उसका एक फेयर शेयर इन दोनों को मिलना चाहिए, राइट? ऐसे नहीं हो कि पूरा का पूरा टैक्स इंडिया में ही रह गया, ऐसा नहीं हो कि पूरा का पूरा टैक्स यूएस में रह गया. फर्दर, टैक्सपेयर इन्वॉल्व्ड इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस शुड नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी एडिशनल टैक्स which results in discrimination between residents and non-residents. मतलब अगर दो टैक्स पेयर इन्वॉल्व हैं, सपोज एक ट्रांजैक्शन है, कोई भी ट्रांजैक्शन है, ये सेल का इनका है और यही सेल का इनका है टू अ कस्टमर इन इंडिया. Taxpayer involved in cross-border transaction. Who are the taxpayer involved in cross-border transaction? FCO. Should not be subjected to any additional tax. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इनके ऊपर, मान लीजिए कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 30% है, राइट, यहाँ 40% है. जनरली टैक्स रेट जो अगर डिफरेंट होते हैं तो इसको हम डिस्क्रिमिनेटरी नहीं मानते, ये स्पेसिफिक प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में. बट इसके अलावा आप कोई भी ऐसा एडिशनल टैक्स नहीं लगाएंगे जो डिस्क्रिमिनेट करता हो बिटवीन अ रेजिडेंट एंड अ नॉन रेजिडेंट. नॉर एनी अनड्यू प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू देम विच इज़ अदरवाइज नॉट अवेलेबल टू द अदर टैक्स पेयर्स. सेकेंड क्या है, आप कभी भी किसी नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर को कोई अनड्यू प्रेफरेंस नहीं देंगे कि भाई आप आओ यहाँ इन्वेस्ट करो तो मैं आपका सारा प्रॉफिट एग्जेम्प्ट कर दूँगा. अगर आपको बेनिफिट देना है तो इसको भी दीजिए और इसको भी दीजिए, इनको कोई अनड्यू प्रेफरेंस भी नहीं देंगे और इनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, विच इज़ अदरवाइज नॉट अवेलेबल टू अदर टैक्स पेयर. अगर कोई ऐसा बेनिफिट है जो बाकी टैक्स पेयर्स को अवेलेबल नहीं है तो आपको एफको को भी नहीं देंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो you can subscribe to our channel to stay updated on more such videos. You can like this videos and also share it with your friends. And if you're looking for material on this particular subject, you can visit us on our website at www.arrangeacademy.com.